हार्ड एट इंजीनियर हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं वरुण पटेल। पाइप एंड पाइप फिटिंग कोर्स का ये है वीडियो नंबर 24। इस वीडियो में मैं आपको फ्लैंज एंड ओलेट का मैन्युफैक्चरिंग और उसके साथ में उसमें क्या क्या इंस्पेक्शंस होते हैं उसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। फ्लैंज एंड ओलेट दोनों ही फोर्ज प्रोडक्ट है, मतलब दोनों का जो मैन्युफैक्चरिंग मेथड है वो सिमिलर है। फोर्ज प्रोडक्ट में क्या होता है कि आप पहले एक बिलेट लेते हो, आपकी जो फ्लैंज की साइज़ है या तो ओलेट की साइज़ से, बिलेट मतलब एक सॉलिड मेटल का पीस है, उसको लेते हो और उसको डाइस रहती है जिसमें आप शेप को ट्रांसफ़र करते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने सैंपल जो है वो मतलब डायग्राम दिखाया हुआ है। आप प्री हीटेड बिलेट ले हुए, बिलेट को मतलब आपको फोर्जिंग टेम्परेचर तक हीट करना पड़ेगा। उसके बाद में लोअर डाई है, अपर डाई है। तो ये जो फ्लैंज का शेप्स है उसमें इसको फोर्ज कर लेगी। इसके साथ मतलब ये अगर ओलेट्स है तो ओलेट्स के साइज में ओलेट के हिसाब से डाई का कास्ट रहेगा और उसके हिसाब से आप उसको फोर्ज करके बना सकते हो। जो लार्ज डायमीटर फ्लैंजेस होती है वो रिंग रोलिंग मेथड से बनती है। उसमें कैसा होता है कि ऐसा बड़ा, क्योंकि इतनी बड़ी डाइस और रैम बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिससे जिस साइज़ बढ़ती जाती है प्रेशर चाहिए जो रैम के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उसके लिए दूसरी मेथड होती है रिंग रोलिंग मेथड की। रिंग रोलिंग मतलब क्या है कि एक रिंग बनाएगा बड़ा, जो रोल करके रिंग बनाते हैं और उसके बाद उसमें मशीनिंग करेंगे। तो उसके बेसिस पे ये फ्लैंज एंड ओलेट्स दोनों बनते हैं। अभी जो फाइनल मतलब ये एक रो प्रोडक्ट, जब ये आपका यह फोर्जिंग करके जब प्रोडक्ट बाहर आएगा तो उसका आपको एक रो प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब उसमें आपको फिर मशीनिंग करके आपको फाइनल डायमेंशन अचीव करने पड़ेंगे। जब भी आपने मैन्युफैक्चर कर लिया तो उसके बाद में उसमें इंस्पेक्शन क्या क्या आते हैं, तो ड्यूरिंग द प्रोसेस एंड आफ्टर द प्रोसेस, मतलब फोर्जिंग के टाइम पे मतलब रॉ मटेरियल का क्या इंस्पेक्शन होता है और जब प्रोडक्ट बन जाता है तो उसमें क्या इंस्पेक्शन होता है वो देखते हैं। तो जो फोर्ज ब्लॉक्स है उससे मतलब आप जब फोर्ज प्रोडक्ट फर्स्ट फ्लैंज को करोगे, उसको डाई कास्ट करोगे, तो उसमें कैसा है कि जब फोर्जिंग होने के बाद उसको आपको जो ब्लॉक्स है मतलब फ्लैंज के, उस टाइम पे आपने मशीनिंग नहीं किया हुआ है, जो शेप है जस्ट फ्लैंज का, उसको फिर को आपको मशीनिंग करके डायमेंशन अचीव करने बाकी है। उसी टाइम पे आप उसका हीट ट्रीटमेंट कर लेते हो। हीट ट्रीटमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो मटेरियल के हिसाब से होती है। मतलब कार्बन स्टील का हीट ट्रीटमेंट मेथड, एलॉय स्टील का और स्टेनलेस स्टील के जो हीट ट्रीटमेंट मेथड्स है वो अलग होते हैं। नॉर्मलाइजिंग जो होता है नॉर्मली एलॉय स्टील कार्बन स्टील में होता है। सॉल्यूशन एनालिंग है वो स्टेनलेस स्टील में होता है। सिमिलरली टेम्परिंग एंड क्विंचिंग जो है वो सेकेंडरी हीट ट्रीटमेंट मेथड है। वो जो हीट ट्रीटेड प्रोडक्ट है उसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है उसको इम्प्रूव करने के लिए ये दोनों हीट ट्रीटमेंट मेथड किए जाते हैं। उसके साथ में स्ट्रेस लिविंग भी होता है प्रोडक्ट का। तो वो स्ट्रेस लिविंग का यहाँ पे देखिए चार्ट जो है सिमिलर ऐसा ही चार्ट रहता है, जिसमें कंट्रोल हीटिंग होता है, देन होल्डिंग टाइम होता है। होल्ड करके आप पर्टिकुलर आपको इंश्योर करना है कि थ्रू आउट द थिकनेस, मतलब जो होल्डिंग टाइम है उसका सिलेक्शन, उसका कितना टाइम पर करना है होल्ड, कितना ड्यूरेशन तक, उसकी जो प्रोडक्ट की थिकनेस है उसके हिसाब से कैलकुलेट होता है। मतलब जो थिकेस्ट पार्ट रहेगा प्रोडक्ट का उसके बेसिस पे ये जो होल्डिंग टाइम है, यहाँ पे देखिए ये होल्डिंग टाइम है वो कैलकुलेट होगा। उसके बाद में कंट्रोल कूलिंग होता है। तो ये होगी हीट ट्रीटमेंट का। अभी फ्लैंज एंड ओलेट आप उसका हाइड्रोटेस्ट करना मुश्किल है शॉप में, और कोड भी उसको मैंडेट नहीं करता है। कोड क्या बोलता है कि आप डिज़ाइन से क्वालिफाई करो कि आपने जो फ्लैंज बनाया है, जो ओलेट्स बनाया है, वो आपके जो प्रेशर रिक्वायरमेंट है उसको विथस्टैंड करेगा। मतलब आपको आपके डिज़ाइन कैलकुलेशन से प्रूव करना है कि ये प्रोडक्ट जो है आपके वो हाइड्रोस्टिकली मतलब उसको प्रेशर को विथस्टैंड कर सकते हैं। उसके बाद में नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग फोर्ज प्रोडक्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रखते हैं, क्योंकि जो थिकनेस है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है इसमें, और अल्ट्रासोनिक का जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो जब ब्लॉक स्टेजेस में रहते हैं उसी टाइम पे वो फोर्ज ब्लॉक का आपका अल्ट्रासोनिक परफॉर्म किया जाता है। तो सब सरफेस डिफेक्ट है जो भी आपको उसी टाइम पे पता चलेगी। तो कि आपका क्या होगा कि जो मशीनिंग का कॉस्ट है ये सारे कॉस्ट सेव कर सकते हैं। अगर फोर्जिंग में ही डिफेक्ट है तो आप उसको आगे फर्दर प्रोसेस नहीं करोगे। सिमिलरली जो मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट रहता है वो फिनिश प्रोडक्ट पे करते हैं, क्योंकि जब फिनिश प्रोडक्ट होगा तो आपको सब सरफेस मैग्नेटिक पार्टिकल की रिस्ट्रिक्शन है, मतलब कि आपकी जो डेप्थ है थिकनेस की मैक्सिमम 1 या 2 mm तक उसका एक्यूरेसी रहता है। उसके बाद वो इसकी कोई एक्यूरेसी नहीं है।
और लिक्विड पेनिट्रेशन भी आपका फिनिश प्रोडक्ट पे होता है। उसमें क्या होता है कि लिक्विड पेनिट्रेशन में आप डाई मतलब कलर डाई होती है, उसके बाद डेवलपर होता है, वो दोनों को यूज़ करके आपको ये सरफेस में कोई क्रैक्स है कि पिन होल है, ऐसा सब डिफेक्ट्स आप लिक्विड पेनिट्रेशन से आइडेंटिफाई कर सकते हो। पॉजिटिव मटेरियल आइडेंटिफिकेशन का कैसा है कि आपके एलॉय स्टील एंड कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील के ग्रेड्स है, कौन से 304, 316 है, 321 है, तो वो सब ग्रेड को सब सेग्रेगेट करने के लिए पॉजिटिव मटेरियल आइडेंटिफिकेशन फोर्ज प्रोडक्ट का होता है। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, अभी डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में कैसा है, जब फोर्ज प्रोडक्ट का आप फोर्ज करते हो ब्लॉक को, उसी टाइम पे सैंपल्स को भी मतलब जो उसका आप एक दूसरा बार लेके या तो फोर्ज बार लेके उसको उसी मेथड से फोर्ज करते हो, उसी के साथ वो जो प्रोडक्ट है उसी के साथ में वही ट्रीटमेंट में जाएगा, फिर उसको सेपरेटली मशीनिंग करके आप उसका टेंसाइल हार्डनेस एंड इम्पैक्ट टेस्ट कर सकते हो। मतलब आप जो प्रोडक्ट का ब्लॉक है उसको ब्रेक नहीं करोगे, आप सैंपल अलग से फोर्ज करोगे और उसके फिर सारे टेस्ट करोगे। मेटलर्जिकल टेस्ट में इसमें रॉ मटेरियल का जो मतलब बिलेट्स को आप फोर्ज करने से पहले उसमें से सैंपल निकाल के टेस्ट करोगे, उसका केमिकल प्रॉपर्टी, एंड उसके बाद में जब बिलेट फाइनल आपका बन जाता है, मतलब आप फ्लैंज बन जाती है, तो रॉ प्रोडक्ट का जो सैंपल्स आपने निकाला हुआ है वो सैंपल का भी फिर से चेक करोगे। इससे क्या होती है, ट्रेसेबिलिटी एस्टैब्लिश होती है कि जो भी आपका जो रॉ मटेरियल था वही आपका फिनिश प्रोडक्ट में आपको मिल रहा है करके, इन बिटवीन कोई मिक्सअप नहीं हुआ है। उसके साथ ही जो स्पेशल प्रोडक्ट है एलॉय स्टील एंड स्टेनलेस स्टील है, उसमें कुछ एडिशनल टेस्ट भी होते हैं, जैसे कि ग्रेन साइज है। ग्रेन साइज से क्या पता चलता है कि मटेरियल में कितना बिटरनेस है, मतलब वो कितना डक्टाइल है, ये सारी जो उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, इलोंगेशन कितना है, ये सारी चीज़ें आपको ग्रेन साइज से चेंज होती रहती है। तो इसके लिए आपका ग्रेन साइज प्रोडक्ट के हिसाब से चेक करना पड़ता है। तो ग्रेन साइज के साथ में दूसरे कॉरोजन स्पेसिफिक टेस्ट रहते हैं, जैसे IGC है, HIC है, SSC है। ये सर्विस स्पेसिफिक टेस्ट है, मतलब अगर आपका जो सर्विस है वो कोरोसिव है तो उसके हिसाब से इसमें से आप सिलेक्ट करके उसको मैन्युफैक्चरर को बोलो कि भी मेरा जो प्रोडक्ट है ये इस टेस्ट को मीट करना चाहिए, तो इसके हिसाब से आप उसको स्पेसिफाइड कर सकते हो। फेराइट जो है वो स्टेनलेस स्टील में चेक करते हैं। फेराइट मतलब वो मैग्नेटिक, इसमें जो प्रोडक्ट आपका स्टेनलेस स्टील है वो कितना मैग्नेटिक तक चलेगा वो चेक करने के लिए फेराइट को आप चेक करते हो। जब आपका प्रोडक्ट फिनिश रेडी हो जाता है मशीनिंग करके, उसके बाद आपका विजुअल इंस्पेक्शन ज़रूरी है फ्लैंज और ओलेट्स दोनों में। फ्लैंज में कैसा है कि आप मशीन मार्क्स, बेसिकली ये मशीन प्रोडक्ट है तो आपका जो सरफेस है वो स्मूथ होना चाहिए, उसमें कोई मार्क्स नहीं होना चाहिए, मैकेनिकल मार्क्स नहीं होने चाहिए। जो सेरेशंस बनाते हैं फ्लैंज के ऊपर उसमें कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप मशीनिंग प्रोडक्ट में चेक करोगे। इसमें कोई विजुअल इंस्पेक्शन में कैसा होता है कि कोई बाकी प्रोडक्ट में तो कुछ डिफेक्ट का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है, बीइंग अ मशीन प्रोडक्ट इसमें कोई सरफेस डिफेक्ट का एक्सेप्टेंस नहीं है, मतलब आपकी सरफेस एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद में आप डायमेंशन इंस्पेक्शन परफॉर्म करोगे फिनिश प्रोडक्ट का, तो उसके लिए जो स्टैंडर्ड है उसमें जो टॉलरेंस दिया गया है उसके हिसाब से आप जो बोल्ट होल फ्लैंज के लिए जो आपका पिच सर्कल है वो सब आपको उसकी जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है वो ASME 16.5 में दी गई है। जो फ्लैंज साइज है 1/2 इंच to 24 इंच फ्लैंज एंड फ्लैंज फिटिंग्स के लिए, और उससे ज़्यादा जो लार्ज साइज डायमीटर फ्लैंजेस है उसके लिए आपको ASME 16.47 को रेफर करना पड़ेगा। अभी फ्लैंज का कैसा होता है कि फ्लैंज की जो डेजिग्नेशन होती है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि वो प्रेशर क्लास के हिसाब से होती है। तो जो प्रेशर क्लास है 150, 300, 400, 600, 900, 1500 एंड 2500, इतने ही प्रेशर क्लास है। तो इसके हिसाब से आपके डायमेंशन वेरी होते हैं और आपका जो फ्लैंज का प्रेशर क्लास है उसके कॉरस्पॉन्डेंस टॉलरेंस और डायमेंशन की रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड में दी गई हुई है। वेल्ड नेक फ्लैंज का डायमेंशन चेक करने के लिए आपको 3 चीज़ें देखनी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए वेल्ड नेक फ्लैंज दिखाया हुआ है। तो ये पहले तो हब के डायमेंशन आपको चेक करने पड़ेंगे, फिर उसमें जो स्टड के लिए अपना जो बोल्ट होल बनाए हुए हैं उसकी डायमेंशन चेक करने पड़ेगी, उसके डायमीटर चेक करना पड़ेगा। उसके बाद जो ये राइस फेस है उसका डायमेंशन चेक करना पड़ेगा, फिर इसका सरेशन का वैल्यू चेक करना पड़ेगा, और फिर ये जो हब है नेक है उसका डायमेंशन चेक करना पड़ेगा। और उसके साथ में जो यहाँ पे ये नेक है वो पाइप के साथ वेल्ड होने वाला है, तो यहाँ पे एक लिप बनाएगा जो पाइप के साथ वेल्ड होगा, तो उसका थिकनेस पाइप का थिकनेस वो दोनों मैच होना चाहिए। तो इसका थिकनेस यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा शेड्यूल नंबर के हिसाब से।
तो आप फ्लैंज में बेसिकली क्या चेक करना है, कौन क्या क्या चीज़ चेक करना है, तो आपको फ्लैंज का आउटर डायमीटर, इनर डायमीटर चेक करना है, बोल्ट सर्कल एंड बोल्ट होल डायमीटर चेक करना है, उसके बाद हब डायमीटर एंड उसका थिकनेस चेक करना है, फिर लेंथ कितनी है वो चेक करनी है पूरा फ्लैंज की, ये मतलब ये जो लेंथ है वो कितनी है वो चेक करनी है। तो ये सारी चीज़ को आपको डायमेंशन के साथ में देखना पड़ेगा। और उसके साथ में कैसा होता है कि यहाँ पे जब ड्रिल करते हैं तो परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब आउट ऑफ सीक्वेंस ये जो ड्रिल करेंगे वो नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आप स्ट्रेटनेस अलाइनमेंट बोल्ट होल की भी चेक करते हो, और उसका जो वेरिएशन है मतलब टॉलरेंस है कितना तक एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो जो उसके स्टैंडर्ड है 16.5 एंड 16.47 उसमें आप देख सकते हो। अभी मार्किंग, तो फ्लैंज में क्या मार्किंग करना है, फ्लैंज में मार्किंग यहाँ पे होती है, ये जो इसका फ्लैंज का बॉडी है इसके ऊपर फ्लैंज की मार्किंग होती है। तो उसमें आपको क्या मार्क करना है, तो आपको मैन्युफैक्चर लोगो मार्क करना है, ASTM का मटेरियल ग्रेड मार्क करना है, कौन सा मटेरियल ग्रेड है, उसके बाद सर्विस रेटिंग मतलब कितने क्लास का फ्लैंज है, 300 क्लास का, 600 क्लास का, 900 क्लास का, ये सब आपको उसके ऊपर मार्क करना पड़ेगा। उसके साथ में साइज़ कितने इंच के फ्लैंज, 6 इंच 10 इंच वॉट एवर इट में भी, और उसका थिकनेस शेड्यूल नंबर जहाँ पे वेल्ड नेक फ्लैंज है तो क्योंकि उसको पाइप के साथ वेल्ड होना है तो वो उसके लिए उसके साथ स्पेसिफाई करना पड़ेगा। मतलब आपको फ्लैंज में याद रखना है कि फ्लैंज में दो चीज़ होती है, एक तो क्लास होता है वो डिफरेंट होता है, और उसके साथ में शेड्यूल नंबर होता है वो भी डिफरेंट चीज़ होती है। क्योंकि आपकी 300 क्लास की फ्लैंज में अलग अलग शेड्यूल हो सकता है, शेड्यूल 40 भी हो सकता है, शेड्यूल 80 भी हो सकता है, शेड्यूल 120 भी हो सकता है, वॉट एवर इट में भी, और क्लास डिफरेंट चीज़ है, शेड्यूल थिकनेस अलग चीज़ है। उसके साथ में हीट नंबर है वो लास्ट में डिफाइन होगा। WNRF मतलब कौन सी टाइप की फ्लैंज है, ये WNRF का मतलब है वेल्ड नेक राइस फेस। तो ये फ्लैंज का क्लासिफिकेशन है, ये सारी चीज़ आपको फ्लैंज के हब पे मार्किंग मिलेगी। और उसके साथ में अगर कोई स्पेशल क्विंच एंड टेम्पर्ड प्रोडक्ट है तो उसके लिए QT मार्क होता है। अगर उसमें कुछ वेल्ड से रिपेयर किया हुआ है, कोई डिफेक्ट आया था फ्लैंज बॉडी में, तो उसके लिए W लिखना पड़ता है, तो कि पता चलेगा कि ये रिपेयर फ्लैंज है करके। अभी ओलेट्स का डायमेंशन का कैसा है कि मैंने जिसे बनाया कि ये डिज़ाइन फॉर स्पेसिफिक कंडीशन है, तो उसके लिए डायमेंशन भी आपका जो मैन्युफैक्चर है उसके पे वैरी होता है। मतलब कोई मैन्युफैक्चर के डायमेंशन दूसरे मैन्युफैक्चर से वैरी करते हैं, अपनी डिज़ाइन खुद क्वालिफाई करते हैं उसके लिए। अभी जो MSS SP 97 है वो डायमेंशन के लिए कुछ मतलब उसमें रिक्वायरमेंट्स दी गई हुई है, तो आप वो रिफ़र करोगे तो आपको उसमें 3 टाइप के मतलब जो 90 डिग्री ब्रांच कनेक्शन है सिर्फ वेल्डोलेट, सोकोलेट एंड थ्रेडोलेट के एंड टाइप से उसके डायमेंशन दिए गए हुए हैं। इसके साथ अगर आपको कोई और वेरिएशंस है तो उसके लिए जो मैन्युफैक्चरर स्टैंडर्ड है वो फॉलो करना पड़ेगा। डायमेंशन इंस्पेक्शन में आप ओलेट्स में क्या चेक करोगे, तो डायमेंशन का मैंने जैसे ऑलरेडी बताया कि इसका डिज़ाइनर है वो स्पेसिफाइड करेगा, उसका परमिशेबल वेरिएशन भी मैन्युफैक्चर के हिसाब से ही रहेगा। तो आपको इनर एंड आउटर डायमीटर चेक करना पड़ेगा ओलेट्स का। उसके बाद में जो थ्रेड्स है वो सब चेक करना पड़ेगा, उसका बीवेल एंगल से एंड प्रिपरेशन, उसकी डेप्थ ऑफ सॉकेट हो गया, लेंथ हो गई ओलेट्स की पूरी, वो सब आपको ओलेट्स के इंस्पेक्शन में चेक करना पड़ेगा। ओलेट्स के मार्किंग में आप जैसे और हमने फ्लैंज का मार्किंग में देखा, यहाँ पे देखिए तो आपको मैन्युफैक्चर का लोगो मिलेगा, मटेरियल का ग्रेड मिलेगा, फिर ओलेट्स में भी क्लास रहता है, प्रेशर क्लास, क्योंकि ये बेसिकली फोर्ज प्रोडक्ट है तो इसमें क्लास रहता है, प्रेशर क्लास आपको मिलेगा। उसके साथ में दो मतलब यहाँ पे देखिए उसमें रन पाइप की और उसके साथ में जो उसका ब्रांच कनेक्शन है मतलब दो डिफरेंट साइज दिखाएगी। 4x2 मतलब ये जो उसका बॉटम साइज है 4 है और ब्रांच कनेक्शन है वो 2 इंच का है, तो उसके लिए ये दो साइज इसमें डिफाइन की गई होगी। और अगर वेल्डोल है तो उसका जो शेड्यूल नंबर है मतलब जहाँ पे वेल्ड होना है तो वो भी डिफाइन होगा। उसके बाद में हीट नंबर है। तो सिमिलरली मार्किंग का रिक्वायरमेंट मोर और लेस फ्लैंज के जैसा ही होता है, जस्ट डिफरेंस ऐसा है कि यहाँ पे दो डिफरेंट अलग अलग साइज होती है क्योंकि दो अलग अलग चीज पे ये बैठने वाला है। मार्किंग फ्लैंज एंड ओलेट्स दोनों में आपको मैक्सिमम टाइम ऑफ द केस हार्ड पंचिंग मिलेगा, क्योंकि इवन इन केस ऑफ स्टेनलेस स्टील ये प्रोडक्ट की थिकनेस ही ज़्यादा रहती है तो आप इसमें सेफली हार्ड पंच कर सकते हो। उसको छोड़ के अगर आप स्टेंसिलिंग करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, बट उसमें प्रॉब्लम ऐसा है कि रबिंग के टाइम पे ये निकल जाता है, तो मोस्ट मैन्युफैक्चर इसमें हार्ड पंच करके ही देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में मैंने जो कवर किया फ्लैंज एंड ओलेट्स का इंस्पेक्शन डायमेंशन का पूरा क्लैरिटी आ गया होगा।
और विजुअल इंस्पेक्शन और डायमेंशन इंस्पेक्शन में आपको क्या क्या चेक करना है, साथ में मार्किंग में क्या चेक करना है, ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। इससे क्या होगा कि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। सी यू सून, गुड बाय, टेक केयर।